चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू कर रहे थे ना, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कि जिसमें पहली मेथड फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखी थी। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि सिंपल से ट्राइंगल मेथड से सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं वो हमने देखा था ना। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम क्वेश्चंस देखें। एक्सरसाइज 4.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3 से जो हमारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देखें। मतलब कैसा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनी हुई थी, तो जिसको आपने फैक्टराइजेशन से मतलब कि ट्राइंगल मेथड से सॉल्व किया। अब यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उनमें पहले प्रॉब्लम्स पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करना है, बरोबर ना। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है फिर सॉल्यूशन करना है। तो अब देखें ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये प्रॉब्लम पर से इक्वेशन कैसे बनाए। और ध्यान देना, आज मैं सिर्फ इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन ट्राइंगल मेथड से मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड से वो आप लोग खुद करना। ठीक है, प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ, उस पर से इक्वेशन कैसे बनानी है वो भी बता रहा हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर रहे हैं, उसमें हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो देखें, आपके एक्सरसाइज 4.2 में टेक्स्ट बुक रखो साथ में। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। भाई ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनका प्लस 27 आता हो, जिसका सम मतलब जिसका प्लस 27 आता हो, और जिसका प्रोडक्ट मतलब जिनका मल्टीप्लाई 182 आता हो। देखो जस्ट रफ में आपको बताऊं तो ऐसे कोई भी दो नंबर ढूंढने, कौन से दो नंबर नहीं पता है, कोई भी दो नंबर ढूंढने कि जिसका प्लस 27 आता हो और उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई 182 आता हो, तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो इन ऐसे नंबर जब भी फाइंड करना हो तो हम लोग सपोज करेंगे ना उसमें, बरोबर ना, कि यहाँ पर क्वेश्चन 3 करके मैं लिख रहा हूँ कि सबसे पहले जो सपोज किया जाता है तो लिखें कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो सेकंड नंबर को क्या सपोज करें, सेकंड नंबर y नहीं, y नहीं, कल भी मैंने बताया था, माइंड में लाना भी मत कि इसमें y सपोज करना है। ये 4th चैप्टर में जो भी इक्वेशन सपोज करेंगे उसमें x के थ्रू ही, y इसमें नहीं आना चाहिए, बरोबर। यहाँ पर दो नंबर जो सपोज करेंगे तो दूसरा भी x में ही सपोज करना है। अब कैसे, तो देखो उसको सपोज करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हो, कोई भी एक का यूज कर सकते हो, मैं दोनों के थ्रू आपको बताऊंगा। सपोज ऐसे करेंगे कि चलो ये दो नंबर है, सपोज ये इक्वेशन का आप ले रहे हो, इसके थ्रू आप लोग सपोज कर रहे हो कि कोई दो नंबर का प्लस 27 है, तो उसमें से अगर आप लोग एक नंबर को x सपोज करते हो, तो अगर दूसरा नंबर सपोज करना हो ना तो ये x कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे माइनस में, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, बराबर। तो जो दूसरा नंबर सपोज कर रहे हैं ना सेकेंड नंबर, वो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। समझ आ रही है बात है। हाँ, आप इसके थ्रू भी सपोज कर सकते हो कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई के थ्रू सपोज कर रहे हो ना, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर सपोज करना हो ना तो ये x मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 182 डिवाइड बाय x। हमेशा हमेशा एक चीज अब सुनो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ज्यादातर दो चीजें दी गई होगी, दो कंडीशन, जैसे यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि भाई कोई दो नंबर का प्लस दिया हुआ है 27 और उन दो नंबर का मल्टीप्लाई ये, तो इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन में से सपोज करते हैं और दूसरी कंडीशन में से इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी दो कंडीशन हो तो एक कंडीशन में से सपोज करते हैं, दूसरी कंडीशन में से इक्वेशन बनाते हैं। तो आप लोग अगर इसमें से सपोज करोगे, सपोज करते वक्त ये प्लस है तो माइनस में सपोज होगा 27 माइनस एक्स। अगर इसमें से सपोज कर रहे हो
तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे मल्टीप्लाई वाले में। अगर मल्टीप्लाई वाले में से सपोज करोगे तो प्लस वाले में से इक्वेशन बना देना, आंसर दोनों का सेम आएगा। मैं दोनों में से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दोनों में से चेक कर लेते हैं कि सपोज मैंने इसमें से इक्वेशन बनाई, कैसे इक्वेशन बनाई वो समझ में आया ना, कि कोई दो नंबर का प्लस 27 है, तो उसमें से एक नंबर मैंने x सपोज किया, तो दूसरा नंबर क्या सपोज हो सकता है, ये x माइनस में, बरोबर ना। ये नंबर अगर फाइंड करना हो तो ये प्लस माइनस में ना, तो इसलिए दूसरा नंबर सपोज हो जाएगा 27 माइनस x। और अगर माइंड में ये कंफ्यूजन हो कि यार थर्ड चैप्टर में भी तो ऐसा ही आता है, फोर्थ चैप्टर में भी तो यही आता है, मैंने कल भी बताया था कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर में इक्वेशन सेम है, लेकिन थर्ड चैप्टर में टू वेरिएबल्स x और y सपोज करते थे, जबकि इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन होगी सिर्फ और सिर्फ x सपोज करेंगे, y नहीं। क्यों पता है? एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आता है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, कि थर्ड चैप्टर में जो भी इक्वेशंस बनती है ना, दो इक्वेशंस बनती है, उसमें प्लस माइनस ही होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। जबकि फोर्थ चैप्टर में जो भी इक्वेशंस बनेगी ना, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। जैसे इसमें दो कंडीशंस दी गई है, वैसे ही थर्ड चैप्टर में भी दो कंडीशंस होती है, लेकिन उन दोनों कंडीशन में प्लस माइनस होता है। इसमें एक कंडीशन में अगर प्लस माइनस और दूसरे में ये मल्टीप्लाई है, तो ये थर्ड चैप्टर के हिसाब से नहीं हुआ, ये फोर्थ चैप्टर के हिसाब से ही तैयार हुआ। थर्ड चैप्टर में आप पूरा चैप्टर देख लो, कोई भी इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वेशन में प्लस आता हो और एक में मल्टीप्लाई आता हो, ठीक है। थर्ड चैप्टर में सिर्फ प्लस माइनस में ही बनता है और इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में। इसलिए बोल रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा माइंड में क्लियर होगा। खुद माइंड चलाओ, खुद रीज़न ढूंढो कि भाई क्यों इसमें ये फोर्थ चैप्टर के हिसाब से खाली एक ही सपोज हुआ, अगर मैं इसमें y सपोज करके ढूंढूं, अगर थर्ड चैप्टर के हिसाब से मैं इसमें इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, खुद ट्राई करो ना। खुद जो है वो ये क्या कहते हैं, पेजेस खराब करो, खुद रफ वर्क करो। थर्ड चैप्टर में क्या करते हैं, जस्ट अब ये शुरू करें, अब उससे पहले माइंड क्लियर करवा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर में क्या होता था पता है, उसका नाम ही था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें पता है दो इक्वेशंस बनती थी हमेशा, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे थर्ड चैप्टर में बनाते थे ना, फिर उसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको है ना रफ में ट्राई करके देखना कि क्या इसको एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है, कि अगर मैं फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y सपोज करूं और मैं ट्राई करता हूं चलो एलिमिनेशन से करने की, एक बार ट्राई तो करो ना। खुद गलती करोगे ना तो पता चलेगा कि नहीं ये गलत है, इसको इस मेथड से नहीं इस मेथड से ही होगा। हम लोग गलती कर चुके हैं, अब मैं फिर से थोड़ी वो करूँगा, मतलब कि हम लोग ये सीख चुके हैं। अब आप लोगों को अगर प्रॉपर सीखना है तो खाली मैं समझा दूं और आप लोग उसे कॉपी करके लिख दो तो माइंड में कभी नहीं बैठेगा। ट्रायल एंड एरर ये सीखने की सही मेथड है। ट्रायल एंड एरर कि बस ट्राई करते जाओ, भले एरर हो भले मिस्टेक हो, उसे सीखते जाओ। मिस्टेक होगा तो पता चलेगा ऐसे नहीं ऐसे करना है हमें, करोगे ही नहीं, यहाँ सर ने बोल दिया ना ऐसे करना है तो उसके बाद फिर तो हम ऐसे ही करें तो वो तो हो गया, फिर माइंड में क्लियर नहीं होगा। खुद मेथी मारो, जो भी इक्वेशन है उसे थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर दोनों से सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है, दोनों से सॉल्व खुद चेक करो उसमें, तो पता चलेगा कि कौन सी थर्ड से हो रही है और कैसे फोर्थ से हो रही है। क्लियर हो रहा है? और वैसे भी मैं बार बार तो ये बोलता ही रहूँगा आपको, ठीक है ना, ये चीज़ें मैं बीच बीच में याद करवाता ही रहूँगा इनके रूल्स। इसलिए फोर्थ चैप्टर की जो भी इक्वेशंस हैं वो सब अच्छी तरह से ध्यान से समझना। चलो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें दो सिचुएशन है ना, तो कोई भी एक सिचुएशन से सपोज करो, दूसरी सिचुएशन से इक्वेशन बनाओ। मैं दोनों से बता रहा हूँ कि चलो पहले इस पर से हमने सपोज किया कि पहला नंबर x तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। अब इक्वेशन किससे बनेगा, मल्टीप्लाई वाले से इक्वेशन बनेगा। मतलब ऐसे अब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखें कि देयर प्रोडक्ट इज, कि उनका मल्टीप्लाई दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 182। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, कि ये x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182।
ऐसे हुआ ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहला नंबर x ब्रैकेट में दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मतलब ये x का दोनों से मल्टीप्लाई, x को 27 से मल्टीप्लाई करो तो 27x, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर इक्वल टू 182, बराबर। अब उसमें क्या करें, तो ये 182 भी यहाँ लेके अरेंज करें ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स, फिर नंबर। तो देखो इसको अरेंज करें तो पहला ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, फिर ये 27x वो बाद में 27x, 182 भी यहाँ लेके आते हैं, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब रूल के हिसाब से है ना, पहला नंबर जितना हो सके माइनस में मत रखा करो, रखो तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके सॉल्यूशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस में मत लिया करो, ओके। तो अगर इसका माइनस हटाना है ना तो क्या होगा पता है, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। मतलब ऐसा हो जाएगा इसमें कि ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27 का हो जाएगा माइनस 27x, और प्लस 182 का माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर, ये आपकी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, अभी आधा ही हुआ, पूरा आंसर नहीं है, बाकी का आधा आप लोगों को ट्राई करना है। यहाँ तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें जो कल हमने ट्राइंगल मेथड किया था ना, वो ट्राइंगल मेथड से इसको आगे आप लोग सॉल्व करो, खुद ट्राई करो, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। इसमें सॉल्व करो, जो x की दो वैल्यू मिलेगी वो दो वैल्यू हमारे दो नंबर कहलाएंगे। सही बात है ना, हमें जो फाइंड करने थे ना, फाइंड द टू नंबर्स, तो इसमें x की दो वैल्यू मिलेगी, वो दोनों वैल्यू हमारे दो नंबर कहलाए। ओके, तो सॉल्व करोगे ना इसे। देखो इसी सम को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। यही है थर्ड वाला ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि हमने सपोज किया इसमें प्लस माइनस में और इक्वेशन बनाई है मल्टीप्लाई पर से। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज करो मल्टीप्लाई पर से और इक्वेशन बनाओ ये प्लस माइनस पर से। ओके, तो देखो ऐसे सपोज करें, यही क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। अगर पहला नंबर x सपोज कर रहे हो यहां से, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 182 डिवाइड x। ये x सपोज कर रहे हो तो दूसरा नंबर ये डिवाइड में जाएगा ना, ओके ना। और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखा था, देयर प्रोडक्ट इज 182। अब उससे तो सपोज किया, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि देयर सम इज 27, कि उनका टोटल 27 है। मतलब यहाँ पे इन दोनों का प्लस 27, x प्लस 182 अपॉन x इक्वल टू 27। ऐसे हो गया ना, x प्लस 182 अपॉन x इक्वल टू 27। अब क्या करें, तो इनका एलसीएम, बराबर, अपॉन में x नहीं होना चाहिए, एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो x है ही, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब ऐसे कि x को x से मल्टीप्लाई करो तो वो x स्क्वायर, ये तो x है ही तो खाली ऊपर का ही नंबर रहेगा प्लस 182, और इक्वल टू x को 27 से करो तो 27x, बराबर। अब अपॉन में हट जाएगा ना, एलसीएम कर दिया, अब नीचे कुछ नहीं लिखना है। और इसको अरेंज करें कि पहले एक्स स्क्वायर, ये x वाला भी यहाँ पे लेके आए और फिर नंबर, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 27 यहाँ लेके आए माइनस 27x, और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। देखो दोनों इक्वेशन तो सेम ही बनी ना, बराबर ना। हमेशा दो सिचुएशन होती है, तो कोई भी एक सिचुएशन से सपोज करो और दूसरी इक्वेशन से, दूसरे सिचुएशन से इक्वेशन बना दो, फिर भले कैसे भी करो, दोनों मेथड से करो, यहाँ इक्वेशन तो सेम ना, और आगे का सॉल्यूशन भी सेम ही रहेगा ना दोनों में। समझ आ रही है बात। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगती हो वो मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। और फिर इसका सॉल्यूशन आप लोग करना, 182 का 27 में फैक्टराइज करना, ट्राइंगल बनाना, खुद ट्राई करना उसमें कि कैसे ट्राइंगल बनाना है।
अगर पहले खुद ट्राई करना है, नहीं समझ पड़े तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है जिसमें सब सॉल्यूशन आपको होंगे ही है, बराबर। तो उसमें से एक बार चेक कर लेना, पहले खुद ट्राई करना है इसमें। अब ये थर्ड वाला देखा, वैसे ये फोर्थ वाला देखें। अब देखो कि फोर्थ वाले में क्या करना है हमें, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये पहले भी आया था पहली वाली एक्सरसाइज में भी। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो इंटीजर्स जो नंबर लाइन वाइज आते हो, जैसे 15 16, जैसे 23 24, कोई भी दो नंबर जो लाइन वाइज आते हो तो उसे कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। और ऐसे कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर सपोज करना हो ना, तो उसके लिए हमेशा पहला नंबर x और दूसरा नंबर x+1, उससे एक ज़्यादा ही होगा ना। कंसेक्यूटिव मतलब लाइन वाइज नंबर होते हैं, तो पहला अगर x होगा तो दूसरा x+1 होगा। समझ आ रही है बात? तो हमेशा ऐसे ही सपोज करेंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट सपोज होगा, पहले की तरह कोई क्या कहते हैं दो सिचुएशन नहीं है, एक ही सिचुएशन है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उसको तो सीधा सपोज कर लेना। यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 करके हम लोग लिखें कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, कि अगर पहला नंबर x हुआ तो सेकेंड इंटीजर कौन सा होगा, सेकेंड इंटीजर होगा x+1, दूसरा नंबर x+1 होगा, बराबर। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं इसलिए यही। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इन दोनों के स्क्वायर का सम मतलब प्लस, इन दोनों के स्क्वायर का टोटल 365 होना चाहिए। तो सिचुएशन क्या दी गई है पता है, इक्वेशन ऐसे बनेगी कि इन दोनों का स्क्वायर मतलब ये x का भी स्क्वायर प्लस x+1 का भी स्क्वायर, बराबर, दोनों का स्क्वायर और उसका प्लस वो होना चाहिए 365। समझे? ये आपकी इक्वेशन दी गई है, समझ आई बात? दोनों के स्क्वायर का टोटल 365 होना चाहिए। अब जो इसको सॉल्यूशन करें ना, तो सॉल्यूशन ऐसे होगा कि ये पहले तो x² ही रहेगा प्लस x+1 का होल स्क्वायर, तो उसमें फॉर्मूला आती है a² + 2ab + b², याद है ना, बराबर ना। होल स्क्वायर में तो वही फार्मूला लगाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए पहले a², तो a² मतलब x² प्लस 2ab मतलब 2 1 ज़ा 2 एंड x 2x प्लस b² तो प्लस b² में 1 इक्वल टू 365, बराबर। तो ये बनी हमारी इक्वेशन, समझ आ रहा है ना। लिखा हुआ था दोनों कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का टोटल, तो अब उनको सॉल्यूशन किया ना आगे स्क्वायर के हिसाब से। तो अब और आगे चलें तो देखो x² और x² हो जाएगा 2x² प्लस उसके बाद ये 2x प्लस उसके बाद ये 1 और 365 भी यहाँ पे लेके आए, तो क्या हो जाएगा -365 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हो गया ये 2x², ये प्लस 2x और ये 1 में से 365 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 365 कितना हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। ऐसे हो गया ना, बराबर ना। अब ये जो नंबर्स हो गए तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए अगर आखिरी में कुछ कॉमन निकलता हो ना तीनों में से, तो वो तीनों में से कॉमन निकाल देते हैं। जैसे देखो तीनों में से 2 2 2 कॉमन निकल रहा है, बराबर, तीनों में 2 कॉमन है तो वो कॉमन निकाल देंगे। मतलब देखो इसमें से 2 हटा दिया तो वो हो जाएगा x², इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो वो बन जाएगा ओनली x, और माइनस इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल दो तो वो हो जाएगा 182 इक्वल टू 0, बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। समझ आई बात कैसे इक्वेशन बनी है? देखो ये जो 2 2 कॉमन निकालते हैं ना, वो कॉमन निकाल कर यहाँ 0 के साथ डिवाइड हो जाता है, और 0 के साथ डिवाइड मतलब वो 0 ही हो गया, इसलिए वो 2 स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ 2 कॉमन निकाल दिया मतलब हो गया वो कंप्लीट, बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे
कौन सी मेथड से? तो वही फैक्टराइजेशन, वही ट्राइंगल मेथड से। वो करोगे ना आप सॉल्व। ये मैंने इक्वेशन कैसे बनाते हैं यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो सब में सेम मेथड आएगी। अब इसको सॉल्व करो, जो x की 2 वैल्यू मिलेगी वो 2 आपके इंटीजर्स होंगे, बराबर ना, वो 2 आंसर मिलेंगे ना आपको। समझ आ रही है बात? तो इसे आगे सॉल्व करना। वैसे ही अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें, फिफ्थ वाली इक्वेशन देखें। देखो मैं इन सब में ही इक्वेशन बनाना मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन आप लोग खुद करना उसका। अब क्वेश्चन 5 में कि उसमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब देखो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग इसमें बनाए ना फिफ्थ वाला, तो उसके लिए एक ड्राइंग करें। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग बुक में करना वो ड्राइंग, कि एक राइट ट्राइंगल बनाना है। कि सपोज उस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC, ओके, ABC नाम हो गया। अब इसमें आपको याद है कि इन तीनों साइड को हम लोग क्या क्या कहते हैं? याद है कि वो भी सब आगे के स्टैंडर्ड का भूल सिर्फ नहीं ना, याद होना चाहिए ना, कि जिसमें ये जो साइड है उस साइड को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। जो नीचे की साइड है वो क्या कहलाता है? बेस। क्या कहलाता है वो? बेस। और ये जो साइड होती है राइट एंगल के सामने वाली साइड, वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। सही बात है ना। तो अब आपका क्वेश्चन रीड करो कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि ये जो एल्टीट्यूड है ना वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर ऐसा सपोज करें ना कि अगर ये बेस x हुआ ना, जो भी नंबर हो, अगर बेस को x सपोज करें तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा, उससे 7 कम होगा ना। सही बात है ना। और लिखा हुआ है इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस दिया हुआ है। ओके, तो हमें ये दोनों साइड ढूंढनी है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस पर से भी ऐसी पहले इक्वेशन बना देना, तो ही तो x की वैल्यू मिलेगी ना हमें। सही बात है कि नहीं? तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्राइंग बनाई, तो यहाँ पे लिखें कि इन ट्राइंगल ABC हमने सपोज किया कि लेट BC इक्वल टू x, ये BC बेस को क्या सपोज किया? x। तो AB इक्वल टू कितना सपोज हो गया? x माइनस 7। AB की वैल्यू कितनी हो गई? x माइनस 7। एंड AC इक्वल टू कितना है? AC की वैल्यू कितनी है? 13। उसकी वैल्यू तो 13 ही है ना। तो इसमें लगता है हमारी पाइथागोरस फार्मूला है। याद है ना कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें कौन सी फार्मूला लगती है? कोई भी साइड ढूंढने के लिए उसमें हमेशा पाइथागोरस फार्मूला लगती है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वो फार्मूला आती है ना, तो वही फार्मूला अब यहाँ पे भी लगाएंगे ना। x की वैल्यू ढूंढनी है और कोई इसमें मेथड नहीं आएगी, हाइपोटेनियस की फार्मूला मतलब पाइथागोरस की फार्मूला लगाएंगे तो ही ऐसी इक्वेशन बनेगी और तो ही आगे सॉल्यूशन होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, क्या फार्मूला आती है हमारी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC को क्या सपोज किया? 13, मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB को क्या सपोज किया? x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC को सपोज किया x का स्क्वायर, बराबर। तो अब इसका सॉल्यूशन करें। देखो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाली फार्मूला लगेगी ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो फार्मूला ना। तो वो फार्मूला में पहले a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
माइनस 2ab मतलब 2 7 14 और पीछे x प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर में प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस आखिरी में ये एक्स स्क्वायर, बराबर। तो अब इनको आगे लिखें कि ये 169 इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, बराबर, माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करें, ये 169 को भी यहाँ पे लेके आए ना, उस साइड ज़ीरो ही होना चाहिए, सब नंबर एक तरफ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x प्लस 49 और 169 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें आगे कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 और माइनस 169, तो 169 में से 49 जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो होगा माइनस 120 इक्वल टू 0। हो गया ये भी। और अब आखिरी में इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है ना, तीनों 2 की टेबल में आते हैं ना, तो वो 2 कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 अगर कॉमन निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7x, यहाँ पे 7x और माइनस यहाँ पे 120 में से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा 60 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ना इक्वेशन, बराबर ना। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें सॉल्व करेंगे, फिर इसमें जो आखिरी x की वैल्यू मिलेगी ना, x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक माइनस में होगी, तो ट्राइंगल की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, तो वो वैल्यू गलत होगी, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करोगे तो जो माइनस में वैल्यू मिले वो गलत, जो प्लस वाली वैल्यू मिले वो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हमें ए बी और बी सी उन दोनों की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। तो इसका भी सॉल्यूशन करोगे ना आप लोग, तो ये 4 और 5 ये दोनों का सॉल्यूशन करो। तो देखो मैं 6th वाली इक्वेशन भी बता रहा हूँ, बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 6th वाली इक्वेशन देखें हम लोग, उसमें लिखा हुआ है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स होते हैं ना, वो मिट्टी की चीज़ें वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पॉट्स वगैरह बनाते हैं, वैसे एक कॉटेज इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of article produced on that day. Okay? तो यहाँ पर ऐसा है कि उसमें एक दिन में जितने आर्टिकल, समझो जितने पॉट्स उन्होंने बनाए ना, उसमें एक पॉट का कॉस्ट उससे 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा था, ऐसे दिया हुआ है। एंड इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, उस दिन का टोटल प्रोडक्शन, टोटल खर्चा जितना हुआ वो 90 रुपीज़ का हुआ। देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द टोटल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक दिन में कितने आर्टिकल, कितने पॉट बनाए और हर एक पॉट का कितना कितना खर्चा हुआ वो हमें बताना है, बराबर। चलो अगर क्वेश्चन माइंड में पूरा क्लियर ना हुआ हो तो पहले एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है। ऐसे ही जस्ट समझ लो कि हम लोग जितने भी चीज़ें बनाते हैं, कि सपोज़ यहाँ पे रफ़ में बता रहा हूँ, अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, रफ़ में, कि सपोज़ एक दिन में जो है वो टोटल 10 पॉट्स बने। कितने पॉट बने? 10 पॉट्स जो है वो तैयार हुए, और एक पॉट तैयार करने का खर्चा वो सपोज़ कितना हो रहा है, तो 33 हो रहा है, 33 रुपीज़ फॉर 1 पॉट। कि अगर 10 पॉट तैयार हो रहे हैं एक दिन में और एक पॉट तैयार करने का खर्चा सपोज़ 33 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? अगर टोटल कॉस्ट मैं बताऊं तो वो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, कैसे पता चलता है टोटल कॉस्ट? तो टोटल कॉस्ट के लिए इन दोनों का क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े हमें। सही बात है ना, कि देखो टोटल 10 पॉट तैयार हुए हैं, एक पॉट का खर्चा 33 रुपीज़, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई ना, तो मतलब टोटल खर्चा हमारा हो जाएगा 330 रुपीज़। सही बात है कि नहीं? काउंटिंग ऐसे ही करते हैं ना, सिंपल।
बराबर ना, कि अगर एक दिन में 10 पॉट तैयार हो रहे हैं, एक पॉट का खर्चा है इतना, तो टोटल इतना खर्चा हो गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पता है, कि हमारा टोटल कॉस्ट वो 90 रुपीज़ दिया हुआ है। ये तो मैंने ऐसा ही नंबर लिख दिया, ये कोई फिक्स नंबर थोड़ी है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, मैंने तो ऐसा ही लिखा। यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 330 नहीं है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, 330 नहीं, आपको दिया हुआ है 90 रुपीज़। और ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी पॉट आप तैयार करोगे ना, जितने भी पॉट तैयार करोगे, कि सपोज केवल पॉट तैयार कर रहे हैं x, तो उसमें एक पॉट का खर्चा, एक पॉट का खर्चा उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। अब आप वो सेंटेंस रीड करो टेक्स्ट बुक का, लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल मतलब एक पॉट का समझो, was 3 more than twice the number of article produced on that day, कि एक दिन में जितने भी आर्टिकल बनाए ना उसका ट्वाइस एंड 3 मोर। तो इसका ट्वाइस करो तो कितना होता है, x का ट्वाइस करो तो वो 2x और उसमें 3 ज़्यादा। समझ आ रहा है? जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसा दिया हुआ है कि एक दिन में टोटल x पॉट बनाए हैं, कितने वो नहीं पता है, वही तो ढूंढना है ना कि कितने पॉट बनाए। और एक पॉट का खर्चा, ये रुपीज़ हटा देता हूँ, कि एक पॉट का खर्चा उसका डबल करके 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब 2x, उससे 3 ज़्यादा, बराबर। तो ये भी ढूंढना है ना हमें। और लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है, लिखा हुआ है ना उसमें, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। तो मतलब क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 90 हुआ, ऐसे दिया हुआ है ना, सिंपल सा, बराबर। मैंने पहले नंबर से समझाया, वो नंबर नहीं, सिंपल सा यही। तो मतलब सपोज क्या करेंगे पता है हम लोग, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखूँ तो सपोज करेंगे कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसलिए मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, पॉट भले ना लिखो, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ना क्वेश्चन में, इसलिए आर्टिकल लिखा, कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू x, के एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए, तो x आर्टिकल बनाए। और दूसरा सपोज करें कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल का खर्चा कितना है, तो उसमें लिखा हुआ था ना एक आर्टिकल का खर्चा उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3। और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू 90 रुपीज़, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ना 90 रुपीज़ का, बराबर ना। तो मतलब हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी पता है, इक्वेशन ऐसे बनती है कि जितने ये पॉट जितने आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल का खर्चा, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो ये बनता है। इक्वेशन ऐसे ही बनती है ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा 90, मतलब ऐसे होगा कि ये x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, है कि नहीं? सिंपल सा है ना, वो आपको खाली क्वेश्चन इतना बड़ा करके दिया हुआ है तो इतनी इक्वेशन सिंपल ही। अब क्या करेंगे कि ये x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि अब ये x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो वो 2x स्क्वायर, और x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x इक्वल टू 90। अब ये यहाँ पे लेके आए तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 यहाँ पे आएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई ना, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तीनों सेम टेबल में आते हैं नहीं आते, तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना वही ट्रायंगल मेथड से, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, उसको फिर मिडल टर्म में सॉल्यूशन करोगे ना, सॉल्यूशन ऐसा बिल्कुल करोगे, बिल्कुल आएगा उसमें कि उसका सॉल्यूशन करना, फिर x की जो वैल्यू मिलेगी ना, इसमें भी x की 2 वैल्यू मिलेगी, उसमें से एक वैल्यू माइनस में होगी, तो किसी की भी वैल्यू माइनस में पॉसिबल है कि रुपए माइनस में आते हो,
कि एक पॉट का खर्चा -10 ऐसा है पॉसिबल? नहीं। तो मतलब एक वैल्यू माइनस में आएगी, उसे हटा देना, जो प्लस में वैल्यू आए ना वो आपकी करेक्ट आंसर, फिर उस आंसर को इन दोनों में रख देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई एक दिन में कितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल का खर्चा कितना हुआ। समझ में आई बात? तो देखो आज आप लोग ये जो 4 इक्वेशन मैंने बताई वो चारों इक्वेशन अच्छी तरह से लिख लेना और उसका आगे सॉल्यूशन भी करना। मैंने सिर्फ इक्वेशन बताई है, आप लोग उसका सॉल्यूशन भी करना। तो कल फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन का एक नई मेथड देखेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना सॉल्यूशन करने की 3 मेथड है, हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड ही देखी, कल हम लोग उसकी एक नई मेथड सीखेंगे फिर। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन ट्राई करके मैंने फिर से लिंक में जो है वो नए सॉल्यूशंस उसमें रखे हुए हैं। कल जो सॉल्यूशन थे उसके नीचे ही फिर दूसरे सॉल्यूशन भी लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो उसमें से आप लोग एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना। ठीक है ना, तो अब फिर कल नया टॉपिक कल देखेंगे। थैंक यू।